दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कृषि प्रणाली दृष्टिकोण, जिसे हम FSA यानी फार्मिंग सिस्टम अप्रोच के नाम से जानते हैं। कृषि प्रणाली दृष्टिकोण एक ऐसा संश्लिष्ट संबंधित सांचा है जिसमें कृषि आधारित जितने भी अवयव हैं उन समस्त अवयवों को, चाहे वो मृदा हो, हमारा फसल है, पशुधन है, कुक्कुट पालन है, श्रम है, विद्युत, पूंजी, इन सभी अवयवों को एक साथ शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका प्रबंधन कृषि परिवार द्वारा किया जाता है। कृषि परिवार द्वारा प्रबंधन का यह सोचना है कि यदि कृषि परिवार अपने सभी कृषि और कृषि से संबंधित अवयवों को एक साथ यदि लेता है तो लाभ की मात्रा ज़्यादा होती है, उत्पादकता बढ़ती है और अंततः कृषि के जीवन स्तर में सुधार होता है। अब है कि कृषि प्रणाली दृष्टिकोण की क्या उद्देश्य हैं। कृषि प्रणाली दृष्टिकोण की आवश्यकता, महत्व एवं अवधारणा को समझना, पहली बात ये है। दूसरी बात है कृषि प्रणाली दृष्टिकोण के विभिन्न आयाम, उसमें किन किन चीज़ों को हमने सम्मिलित किया है, उसका उद्देश्य क्या है, यह प्रणाली क्या करती है, कैसे करती है और क्यों करती है, इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। उसके बाद कृषि प्रणाली दृष्टिकोण के क्रियान्वयन और उसके लिए क्रियान्वित किए जाने वाली गतिविधियों को समझने की आवश्यकता है कि किन गतिविधियों को हम अपने उपयोग में लाते हैं ताकि हमारी कृषि प्रणाली दृष्टिकोण अच्छे तरह से काम कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि कृषकों के लिए जो उपलब्ध संसाधन है, जो किसानों के खेत पे संसाधन की मात्रा उपलब्ध है, उसके लिए हम क्या वैकल्पिक और आशोधित कृषि प्रणाली दे सकते हैं। इसका अर्थ है कि जो विद्यमान कृषि प्रणाली हमारे यहाँ है उसमें हम कृषि के संसाधनों को बेहतर प्रबंधन के लिए किस तरह के वैकल्पिक और प्रसंस्करित कृषि प्रणाली को दे सकते हैं, जिसमें इसकी क्रियाविधि और इसकी क्या विस्तार रणनीति होगी, इसको समझने की आवश्यकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में या विस्तार प्रबंधन में इस तरह की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सभी जानते हैं कि जैसे 60 के दशक में हरित क्रांति का हमारे यहाँ शुरुआत हुआ और हरित क्रांति का मुख्य मकसद था कि हमारी उत्पादकता को बढ़ाएं और हमें किसानों को लाभ मिले। लेकिन 2 दशक तक जब हम हरित क्रांति के द्वारा फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने में कामयाब रहे, उस दौरान प्रसार का जो कार्यक्रम था, प्रसार का कार्यक्रम सिर्फ प्रशिक्षण और विजिट, जिसे हम T&B के नाम से जानते हैं, इस तरह की शुरुआत हुई थी और यही चलती रही। लेकिन ज़रूरत थी कि विस्तार क्रियाकलापों को हम आगे बढ़ाएं, बेहतर तरीके से बढ़ाएं। चूँकि शुरुआत में इस तरह के क्रियाकलाप, विस्तार के काम कृषि विभाग द्वारा देखा जाता था और मुख्य रूप से कृषि विभाग को ही इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, तो उसके जो संबद्ध विभाग थे, चाहे वो पशुपालन हो, वानिकी हो, मत्स्यिकी हो, या आप किसी और विभाग की बात कर लें, बागवानी की हो, ये सभी विभाग, इनकी क्षमता कम होती थी और ये स्वतंत्र रूप से काम करते थे। इनके पास सिर्फ ये था कि जो किफ़ायती इनपुट है और जो विस्तार की सेवाएं हैं, सिर्फ ये प्रदान करते थे। और इसके साथ साथ विभागों और कर्मचारियों के बीच आपसी सहयोग की बहुत कमी थी, तो जिस कारण एक समग्र विस्तार की बात हम करते हैं वो नहीं हो पाता था। अतः 1990 के अंत में राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत एक नए मॉडल की शुरुआत की गई, जिसमें विकेंद्रीकृत बाजार चलित विस्तार मॉडल का नाम दिया गया और इसका प्रायोगिक परीक्षण भी किया गया।
इसमें किसानों को बताया गया कि उच्च मूल्य वाली फसलों और पशुधन, शुरुआत में हमने सिर्फ दो चीज को ही लिया, उच्च मूल्य वाली फसल और पशुधन, इसको एक साथ जोड़ा गया ताकि हमारा मुख्य लक्ष्य था कि किसानों को रोजगार मिले, उसकी रोजगार की संभावना बढ़े, किसानों को अपने खेत से अधिक लाभ हो और उद्यमिता को बढ़ावा मिले। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी संस्थान को इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा गया। अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्था ने अपने मॉडल की शुरुआत की और उसमें उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो छोटे स्तर के किसान थे, जिसमें महिलाएं, कृषि महिलाएं भी शामिल हैं, उनको संगठित करना, एक समूह में लाना और फिर इन समूहों को बाजार से जोड़ना। बाजार से जोड़ने का मतलब था कि ये इन समूहों का जो खेतों में पैदावार हो रहा है या इन समूहों द्वारा जो उत्पाद किया जा रहा है उसे बाजार से सीधी बातचीत हो, बाजार में उनका उत्पाद बिके। और केंद्रीयकृत विस्तार निर्णय लेने के लिए जिला और खंड स्तर पर इसको लाया गया, यानी कि जो विस्तार का कार्यक्रम था वो केंद्रीय नहीं रह के उसको छोटे छोटे स्तरों तक पहुंचाया गया। और कृषि प्रणाली दृष्टिकोण, जिसमें विभिन्न सभी विभागों का जो विस्तार क्रियाकलाप था, उसे एकीकरण की भावना के साथ एक जगह लाया गया, जिसका मुख्य केंद्र कृषक फार्म, कृषक का खेत रहा, किसान रहे। और इन सभी विभागों के विस्तार क्रियाकलाप को किसानों द्वारा प्रबंधित किया गया। तो इस तरह इस मॉडल की शुरुआत हुई। अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी अवधारणा क्या है, कैसे इसको हम लोगों ने चयन किया और कृषि प्रणाली में कृषि एवं कृषि संबंधित क्रियाकलाप को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें कृषि के जो क्रियाकलाप हैं या कृषि से संबंधित क्रियाकलाप हैं, उसका प्रबंधन किसान करता है, किसानों द्वारा किया जाता है। और उनके खेत पे सबसे मुख्य चीज है कि उसके संसाधन क्या हैं। जो किसानों के पास संसाधन उपलब्ध है उन्हीं संसाधनों को परिस्थिति के अनुरूप खेतों पे निष्पादित करना। उनको हम अपने किसानों के खेत पे संसाधन को देखते हुए हमें कोई नई चीज़ों को लाना है या जो हमारे परिस्थितियां हैं उसमें उसको किस तरह निष्पादित करें, उस चीज़ को देखना, ताकि हमारा मुख्य लक्ष्य है उत्पादन को बढ़ाएं और उत्पादन के साथ साथ आय भी बढ़े। इसके बाद कृषि प्रणाली में जितने भी अवयव हैं या संगठक हैं, इन सबको एक साथ लिया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। अब मैं आपको उदाहरण के साथ यदि बताऊं कि एक या एक से अधिक उद्यमों को जब हम कृषि फसल के साथ मिश्रित करते हैं, जिसे हम कृषि प्रणाली के रूप में जानते हैं। कृषि प्रणाली का जो मुख्य रूप है वो यही है कि कृषि फसल के साथ एक या एक से अधिक उद्यमों का मिश्रण करना और फार्म के उत्पाद के साथ साथ जो हमारा अपशिष्ट है या व्यर्थ पदार्थ है या प्रति उत्पाद है, उनका पुनः चक्रण करना। जैसे यदि एक किसान अपने खेत पे कृषि के साथ, खेती के साथ पशुपालन का काम उन्होंने शुरुआत की है, तो आप देखिए कि खेती के साथ हमारा मुख्य उत्पाद तो बाजार में जाता है, उसके जो प्रति उत्पाद है, भूसा है, जिसे हम पुनः जानवरों को खिलाने के काम में लाते हैं, जानवरों के द्वारा हमें दूध मिलता है जो बाजार में जाता है, जिससे किसानों को आय मिलती है, और उसके गोबर को पुनः हम खाद के रूप में परिवर्तित करके खेतों में डालते हैं। तो इस तरह पुनः चक्रण, मतलब सभी उद्यम एक दूसरे से संबंधित हैं,
सभी उद्यम एक दूसरे के सहयोगी हैं। अब हमें ये सोचना पड़ा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस तरह की कृषि प्रणाली को हम क्यों लेके आए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन कृषि में लागत जो है बहुत महंगी हो गई है, फार्म उपकरण बहुत महंगे होते चले जा रहे हैं, और चूंकि लागत ज़्यादा हो गई है लेकिन उत्पाद का मूल्य उस अनुपात में नहीं मिलता है। उत्पाद का मूल्य बाजार में अस्थिर है, कभी ज़्यादा और कभी कम। मौसम अपने आप में किसानों के लिए वरदान भी है तो अभिशाप भी है। मौसम कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी मौसम से की मार पड़ जाती है, तो मौसम में अनिश्चितता है। इसके साथ साथ धीरे धीरे पर्यावरण में क्षरण होता जा रहा है। साथ ही हमारी मिट्टी और जल, जिसके वजह से कृषि हमारी जीवित है, उसमें भी मिट्टी में भी उर्वरकता की कमी होती जा रही है। अंततः उत्पादन में कमी होती गई और किसान के पास कोई स्थायी लाभ नहीं है। जैसे एक नौकरी पेशा आदमी के लिए स्थायी लाभ है, किसानों के लिए कोई स्थायी लाभ नहीं है। जैसे जिस तरह से हमारा पैदावार घटता जा रहा है, उसी तरह भूमि का भी विखंडीकरण होता गया, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, जोत का आकार छोटा होता चला गया। और इन सब वजहों की से किसानों के जीवन स्तर में कमी आई है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य है किसानों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाना, ऊपर उठाना, और उसके लिए हमने इस कृषि प्रणाली की ज़रूरत को महसूस किया है। अब है कि ये प्रणाली क्या है और क्या करता है। सबसे बड़ी बात है कि यह प्रणाली उत्पादकता, लाभ, स्थायित्व एवं संपोषणीयता के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि हमें उत्पादन बढ़ाना है, फार्म से लाभ बढ़े, और यहाँ सभी अवयव, कृषि अवयव एक दूसरे के सहयोगी एवं संपूरक हैं। कृषि परिवार समुदाय के परस्पर संबंधों के समझ पर बल प्रदान करता है, यानी कि कृषि परिवार को ही इसका प्रबंधन करना है और उनके आपसी जो संबंध है उसको और मजबूती प्रदान करता है। कृषि में आने वाली बाधाओं की समीक्षा की जाती है। इसके अंदर किसानों की क्षमताओं का आकलन किया जाता है। बेहतर प्रौद्योगिकी से अपेक्षित सुधार, यानी कि जो नई तकनीकी आई है हमारे यहाँ, उस तकनीकी के आधार पर कृषि के क्षेत्र में हम क्या सुधार कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अनवरत गतिशील और अनुक्रियाशील शिक्षण प्रक्रिया है, जिसमें जो विश्लेषण, आयोजना, परीक्षण, निगरानी और मूल्यांकन पर आधारित है। अर्थात इसमें हम लगातार कुछ न कुछ कमियों को देखते हैं, उस कमी को फिर दूर करते हैं ताकि हमारी पैदावार बढ़ती रहे और लाभ ज़्यादा हो। अब कृषि प्रणाली दृष्टिकोण को क्यों अपनाया जाए? सीधी सी बात है कि कृषक परिवार के विकास के लिए, फार्म उत्पादन में कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, और जब आय बढ़ेगी तो निश्चित है कि किसानों के परिवार की बुनियादी जरूरत पूरी होगी, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। अब इस प्रणाली से क्या लाभ है? सबसे बड़ी चीज़ है कि जोखिम कम है। इसमें कई तरह के उद्यमों को हमने एक साथ जोड़ा हुआ है। जो किसानों के पास संसाधन है उसका बहुत अच्छी तरह उपयोग हो रहा है। वैकल्पिक आय का स्रोत है। उत्पादन और प्रति उत्पादों का पुनः चक्रण हम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे वर्ष कृषकों के लिए एक नकदी प्रवाह का स्रोत है। इसमें आप कितने तरह के उद्यम हैं, आप पशुधन को ले सकते हैं, बागवानी ले सकते हैं, मत्स्य पालन ले सकते हैं, कुक्कुट पालन ले सकते हैं, मधुमक्खी पालन आ सकती है। इन सब चीज़ों को एक साथ कृषि के साथ हम मिश्रित करते हैं। अब इस फार्म उद्यमों को संचालित करने के क्या क्रियाकलाप हैं? इसमें जो कृषि प्रणाली हमारी है उसके अवयवों की हमें समझ होनी चाहिए। उसके अलावा
प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार की आवश्यकता है, प्रौद्योगिकी के प्रसार की आवश्यकता है, इसमें गुणवत्ता में सुधार होनी चाहिए, प्रशासनिक सामाजिक जो बाधाएं हैं उसको पहचान कर उसे दूर करने की आवश्यकता है, आर्थिक दृष्टि से जो दक्ष कृषि प्रणाली है उसके विकास की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे क्रियाकलाप हैं जो हम एकीकृत फार्म उद्यमों के संचालित करने की आवश्यकता है जिसमें। अब कृषि प्रणाली दृष्टिकोण की शुरुआत करने के लिए किन क्रियाविधियों को अपनाया जाता है, तो सबसे पहला है कि सामाजिक स्तर पर सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की पहचान करने के लिए, और इसमें सीधी सी बात है कि जो विद्यमान कृषि प्रणाली है उसमें क्या आर्थिक लाभ मिल रहा है और जो विभिन्न उद्यम है उसके बीच क्या आपसी संबंध है, और उन संबंधों का विश्लेषण करने की बात है। फिर किसानों द्वारा, अभिनव किसानों द्वारा जो कृषि प्रणाली है उसको कैसे आशोधित किया गया है उसको समझने की। तो ये एक ग्रामीण परिवेश, जो बदलता हुआ परिवेश है, ग्रामीण परिदृश्य, उसमें कृषि प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नए बाजार में क्या मुद्दा है, नए बाजार के अवसर को पहचानना है, और जो वर्तमान कृषि प्रणाली है उसमें कृषि परिवारों द्वारा क्या आशोधन किया गया है, इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। फिर अनुसंधानकर्ता और विस्तारकर्ताओं द्वारा क्या अनुशंसित किए गए हैं विकल्प, और उन विकल्पों को प्रधान उद्यम के साथ साथ जो विकल्प बताए गए हैं उनकी पहचान करना है, और नए विकल्प के जो प्रौद्योगिकी विवरण है उसको समझने की आवश्यकता है। और अनुशासित विकल्पों का आर्थिक विश्लेषण तथा विकल्पों का आकलन, इसमें वर्तमान कृषि प्रणाली की तुलना में जो विकल्प सुझाए गए हैं उसके जो सापेक्षी लाभ हैं उसका हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता है। और किसी भी अनुशंसा के अभाव में जो संसाधन उपलब्ध है, बाजार उपलब्ध है, लाभ और संपोषणीयता पर विचार करते हुए वर्तमान मॉडल को परिष्कृत बनाकर वैकल्पिक मॉडल बना के उसका आकलन करने की आवश्यकता है। तो इसमें किसान भाई अपने आधार पर इसको अनुशंसित करते हैं और उन विकल्पों के प्रभाव को देखते हुए अपने क्षेत्र में इसको लागू करते हैं। अतः अंत में मुझे यही आपसे कहना है कि जो कृषि प्रणाली दृष्टिकोण है इसका मुख्य मकसद है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, पर्यावरण की गुणवत्ता को बरकरार रखना, कृषकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, और इन सबसे ऊपर कृषि उत्पादन और उत्पादकता का अनुरक्षण करते हुए फार्म संसाधनों का ठोस प्रबंधन करना। ये कृषि प्रणाली का मुख्य मकसद है। यदि इस विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है, तो आप हमारे मैनेज के वेबसाइट को देख सकते हैं, या आप मैनेज द्वारा जो आपको पुस्तकें प्रदान की गई है उस पुस्तकों से आप देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं और अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।